आज की डेट में यदि भारत को प्रधानमंत्री के बाद कोई रिप्रेजेंट करता है तो अजीत डोभाल जी करते हैं। ओके, पुतिन से मिलने अजीत डोभाल जी जाते हैं सीधे। ये ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था जो पंजाब में पंजाब वाला, जो गोल्डन टेम्पल, गोल्ड टेम्पल। उसमें अजीत डोभाल जी पूरे टाइम एक रिक्शा चलाते थे वहाँ पर गोल्डन टेम्पल के आसपास, और रिक्शा वाला बन के ही रहे थे और वहीं रहते थे, रिक्शा चलाते थे, और उनका काम था कि कौन आ रहा है गोल्डन टेम्पल, कौन जा रहा है, कितने हथियार आए, कितने गए, वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी। ये 7 साल पाकिस्तान में रहते हैं वो परिवर्तित रूप में, उन्होंने 7 साल बिताए वहाँ पर और इन्फॉर्मेशन गैदर की। एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, जवान फिल्म, जिसने दिखाया कि आर्मी की गन नहीं चलती है जब वो फील्ड में होते हैं। तो मेरे ख्याल से वो प्रोपेगेंडा है, दैट इज प्रोपेगेंडा, बिकॉज दिस इज डिमीनिंग अवर आर्मी। जैसे कि आप जवान देख लेंगे या टाइगर जिंदा है वो देख लेंगे, वहाँ पर मैं पूरी फिल्म देख के कन्फ्यूज होता था कि ये कहना क्या चाहते हैं। जैसे कुछ चीज़ें आपने कॉमन देखी कि रॉ भी ठीक है, ISI भी ठीक है, अबे ये क्या है? बिल्कुल, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हमने 10 साल लगातार हर दिन हर महीने टेररिस्ट अटैक झेले हैं और उसका सब सबूत भी हैं। तो क्या अब ये प्रोपेगेंडा नहीं तो क्या है? हाईजैक हुआ कंधार जो IS 814 वाला, हिंदुस्तान के मुंह पे तमाचा था वो। सर जैसे दाऊद इब्राहिम की बात आती है, अंडरवर्ल्ड डॉन, इतना बड़ा क्रिमिनल, वो एक कंट्री में है, उसकी हमारे पास कोई फोटो ही नहीं है, कोई हमारे पास उससे कम्युनिकेशन का कोई लिंक इस तरीके का नहीं है एस्टेब्लिश कर सके। नहीं, तो क्या हम फेल होते हैं? ऐसा नहीं, फोटो है, पर वो फोटो जिस तरीके से निकाली गई है वो फोटो हम बाहर नहीं ला सकते। यदि हम लाएंगे तो उसको पता पड़ जाएगा कि कब किस समय किसने खींची होगी। उसको सिर्फ जिंदा रखने के लिए अरबों खर्च हो रहा है। किसी को मार देना हत्या है और सही समय पर मारना राजनीति है। साइबर सिक्योरिटी पे अपनी इस पॉडकास्ट में हम 33वें एपिसोड में पहुंच गए और आज फिर से मेरे साथ है हमारे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर अमित दुबे। अमित सर वेलकम। थैंक यू आज भाई। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर 33वां एपिसोड अब शूट कर रहे हैं, आज कैसा लग रहा है आपको? आपको याद है हमने 52 की कसम खाई थी? सर अभी मतलब होने वाले हैं बिल्कुल, और लोग के तो कमेंट्स जल्दी भी आ रहे 52 हैं हो काफी। जाएंगे बिल्कुल। और थैंक यू सो एप्स्टीन मच वाला फॉर वाचिंग इट, लविंग इट। एप्स्टीन वाला जो हमने किया था, आई थिंक 6 लाख चले गया वो, और लोग और भी डिमांड कर रहे हैं, आई थिंक उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज एक और टॉपिक है सर, बर्निंग टॉपिक, आजकल बड़ा वायरल है, उस पर एक सवाल भी आया था, वो स्टार्ट करेंगे, उस पर पॉडकास्ट आपके साथ करनी है। सर एक क्वेश्चन है कि धुरंधर मूवी पे भी सर के साथ पॉडकास्ट करें, और ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्म मतलब बनती है, उस पर हमें सर की मतलब ओपिनियन चाहिए। और फिर एक और सवाल है कि जो स्पाइस वगैरह हैं वो कैसे इतनी साइबर मतलब एक्टिव होते हैं, दूसरी एजेंसीज भी, वो कैसे दूसरे देशों में जाके ऐसे रह पाते हैं, वो पकड़े क्यों नहीं जाते? सर यहीं से शुरू करते हैं आपके। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने मन बना ही लिया है कि प्रोपेगेंडा फिल्म है, अच्छा, और किसी के मन को काटना मुश्किल होता है ना। मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग फिल्म है। इस फिल्म के बाद बहुत सारे ऐसे लोग पैदा होंगे जो देश के लिए मर मिटने को तैयार होंगे, और यदि ऐसे कुछ लोग भी खड़े हो जाते हैं तो देश सफल हो गया। किसी को भी इस हद तक, क्योंकि देखिए किसी भी देश की ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, और इतनी छोटी सी चीज़ की कितनी सफाई है वहाँ, वो भी इस बात पर डिपेंड करती है कि कितने देशभक्त लोग रहते हैं। ठीक। आप जापान में जाइए या कोरिया में जाइए या किसी भी दूसरी कंट्री में, और आप फेंक के दिखाइए कूड़ा, 4 लोग साफ करने आ जाएंगे। 4 लोग आएंगे, आपसे ये नहीं कहेंगे आपने किया, क्योंकि वो उनके लिए वो उनकी धरती है। और वो उस हद तक, जब तक आप अपने देश से नहीं कनेक्टेड है ना, वो ऐसा भाव आता नहीं है। वो जो केयर फ्री का भाव है कि मेरा घर तो मेरा घर है, मेरे घर के बाहर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो ये बहुत बहुत पायस, जिसको कहते हैं, फीलिंग है कि जिस धरती में आप पले बड़े, जन्म लिया, उसके प्रति आप जान देने को भी उतारो। और ये पूरे विश्व में एक बहुत क्या कहते हैं, सर्वोच्च सम्मान की तरह देखा जाता है। सो इसलिए मेरे ख्याल से वैसा दिखाना कि आप सब कुछ त्याग सकते हो, फैमिली त्याग सकते हो और किसी भी हद तक जा सकते हो, ये बहुत लोगों को इंस्पायर करेगा। और जिन लोगों ने सोचा है कि ये चीज़ सिर्फ एक फिक्शन है, तो ऐसा नहीं है। और इस तरह के केसेस, इस तरह के ऑपरेशंस बहुत हुए। प्रकाश में इसलिए नहीं आते क्योंकि कोई ऐसी हिम्मत ही नहीं करता इस तरह की फिल्म बनाने की, और बनाता भी है तो उतनी ऑथेंटिक तरीके से नहीं बना पाता। देखिए, बहुत सारी फिल्में बनी भी होंगी,
पर जब उसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा जाता है तो वैसे ही कच्चा सा लगने लगता है कि यार ये क्या है, ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने बहुत सारे साइबर के शोज़ देखे, वो हुडी पहन के आएगा, उसने कुछ कुछ किया और हैक हो गया, ऊपर लिखा जाता है हैक्ड, बिल्कुल और पब्लिक लगा हैक हो गया। और जितने साइबर एक्सपर्ट होंगे या जो लोग करते हैं उनको लगता है यार ये क्या है बिल्कुल सही। ये 4 कमांड चला के हैक नहीं होता है। मतलब देयर इज़ ऑलवेज़ अ स्टोरी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। पहले वो उसने रिकॉनेसेंस किया होगा, फिर उसने वल्नरेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई की होंगी, फिर उसने एक्सप्लॉइट करने के तरीके निकाले होंगे, फिर उसमें से 4 तरीके फेल हुए होंगे, फिर उसमें से एक सक्सेसफुल हुआ होगा, फिर वो हर स्टेज पर सक्सेसफुल हुआ ये भी गारंटी नहीं है। और उसमें भी चांसेस 100 में से 99 ऐसे होंगे कि आप फेल ही हो जाएँ। सो एनीवेज़ वो जो उस डोमेन को जानता है वो उसको एज़ इट इज़ नहीं एक्सेप्ट कर पाता। तो जैसे कि एक फ़िल्म आई थी शाहरुख खान की, जिसमें उन्होंने जवान फ़िल्म, जिसमें दिखाया कि आर्मी की गन नहीं चलती है जब वो फील्ड में होते हैं। तो यदि किसी आर्मी वाले से पूछोगे तो उसको हँसी आएगी। बिल्कुल बोले ऐसा नहीं होता है। मतलब सोचिए इतनी बड़ी बात तुम इतने आप फ़िल्म बना रहे हो। बोले वो गन 50 बार टेस्ट तो पहले ही हो गई होगी। ऐसा तो ना कि उसी दिन खुलेगी वो गन कोई, और उसके बाद चला के देखोगे नहीं चल रही है, और फिर ये भी नहीं चल रही है, और पूरा लॉट बेकार। दिस कैन नॉट बी पॉसिबल फर्स्ट ऑफ ऑल, और इंडिया में नहीं, किसी भी देश में नहीं ऐसा पॉसिबल। पर नहीं, उनको दिखाना है कि एक, तो मेरे ख्याल से वो प्रोपेगेंडा है, दैट इज प्रोपेगेंडा, बिकॉज दिस इज डिमीनिंग अवर आर्मी या डिमीनिंग अवर सिस्टम। कुछ चीज़ों पे ना जैसे कि इस देश का पिछले 10 साल का सबसे बड़ा अचीवमेंट पता क्या हुआ? बताइए। पिछले 10 साल का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि इस देश में नक्सलवाद खत्म हो गया। सबसे बड़ा अचीवमेंट। क्योंकि मैं सीआरपीएफ ट्रेनिंग देने जाता हूँ, जो लोग सबसे ज़्यादा फ्रंट पे लड़ते हैं, उनकी आप कहानियां सुनोगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नक्सलिज्म होता क्या है और कैसे सरवाइव करते हैं, और मारते हैं तो कैसे मारते हैं लोग। मतलब आप उनकी, मैं तो रात में जब हम लोग बैठते हैं माउंट आबू में उनका, और वो सुनाते थे कि ये ऑफिसर, इसका हाथ नहीं, इसका ये चला गया, इसका आँख नहीं। दे ऑल हैव एक्चुअली डन सो मच फॉर दिस कंट्री कि मैं हर एक को भारत रत्न दे दूं, ऐसा वाला सीन होता है। एक ऑफिसर है जो इस हद तक उन्होंने जो झारखंड का नक्सलिज्म खत्म करने में रोल प्ले किया, वो क्या करते थे, अपनी सैलरी भी लगा देते थे, जो ये होते हैं ना जो इन्फॉर्मेशन लेके देते हैं इन्फॉर्मर को देने की, ताकि मिले और उसके बाद ऑपरेशन कर सके। और इवेंचुअली हुआ कि उनकी वाइफ ने उनको डिवोर्स कर दिया कि भाई ना तो आप सैलरी दे रहे हो ना घर आते हो, एंड ही वाज मैड। कोई बात नहीं, उसके बाद भी वो लगे रहे। उनकी बॉडी में कम से कम 4-5 बुलेट हैं, सब कुछ हुआ, और कितने ऑपरेशन किए। तो कई सारी कहानियां पब्लिक तक पहुंचती ही नहीं है। जब मुझे उनके बारे में पता पड़ा तो मैंने कहा, और उस बंदे से आप बात करोगे ना तो आज भी उसको ऐसा नहीं है कि कोई मुझे अवार्ड दे दे या कुछ दे दे। बोले नहीं, मैंने देश के लिए किया, मेरी ड्यूटी थी, सो व्हाट। उनके बच्चे छोड़ के चले गए, उनकी वाइफ छोड़ के चली गई, उनके साथ रहने वाला कोई नहीं है आज की डेट में। और तो और कई बार आपको प्रमोशन भी नहीं मिलता है। मतलब ऐसा भी नहीं कि जिस सिस्टम में आप, उस सिस्टम भी आपको उस हद तक अवार्ड कर दे। पर कोई बात नहीं, 84 लाख करोड़ यूनियों के बाद इसलिए जन्म नहीं लिया था कि एक प्रमोशन नहीं मिलेगा तो हम उदास हो जाएंगे। ये डायलॉग था उस व्यक्ति का। आप सोचिए किस हद तक जज्बा है। हम अब उस पर मान लीजिए कोई फिल्म बने और किसी को इंस्पायर करे तो देश का भला ही हो रहा है ना, किसी का नुकसान तो हो नहीं रहा। फिर जो हमारे जो, मैं आज कहूँगा कि आज की डेट में सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशनल फिगर है अजीत डोभाल जी, उनके बारे में हम हार्डली 2% जानते हैं, और जो 2% भी जानते हैं वो भी इतना इंस्पायरिंग है कि आज भी मैं किसी से मिलने जाता हूँ तो पहला सवाल ये होता है कि सर आप उनसे मिले हो। मतलब दिस इज द वे पीपल, कि कोई भी कहीं छोटा मोटा भी इन्वेस्टिगेटर होगा तो उसके लिए वो एक माइलस्टोन है। तो उसने अपनी जिंदगी में क्या किया होगा, मतलब सोचिए इस देश का हर आदमी उनसे इतना इंस्पायरिंग है। और ऑपरेशन ब्लैक थंडर से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक जो एक जर्नी है, जो आर्क है, आपको पता है जब ये 19 ये ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था जो पंजाब वाला, जो गोल्डन टेम्पल, उसमें अजीत डोभाल जी पूरे टाइम एक रिक्शा चलाते थे वहाँ पर, गोल्डन टेम्पल के आसपास। और
रिक्शा वाला बन के ही रहे थे, और वहीं रहते थे, रिक्शा चलाते थे, और उनका काम था कि कौन आ रहा है गोल्डन टेम्पल, कौन जा रहा है, कितने हथियार आए, कितने गए, वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना, और वो गैदर करके पहुंचाते थे। अब उस समय तो फ़ोन भी नहीं है और चिट्ठी पत्री भी नहीं कर सकते कि लीक हो जाएगा, तो वो पहले तो वहाँ रहना, इन्फॉर्मेशन गैदर करना, फिर वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना टाइमली, और फिर उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर एक ऑपरेशन प्लान आउट करना। यदि वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती बिल्कुल तो बहुत सारे लोग, मासूम लोग भी जा सकते थे, बड़ा मिसमैनेजमेंट भी हो सकता था, पर बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी गई ताकि इतना प्रिसाइज ऑपरेशन हो कि मिनिमल डैमेज हो, और उसमें उनकी जान भी जा सकती है, कभी भी उन पर शक हो जाए, कुछ हो जाए। और ऐसा होता था क्योंकि बहुत सारे लोग उस दौर को नहीं जानते होंगे, क्योंकि आज हर तरह से लोग बोल देते हैं। अरे मैं आपको बताता हूँ कि हर महीने ऐसा, हर हफ्ते ऐसा होता था कि बस से लोग उतारे जाते थे और गोलियां मारी जाती थी। खालिस्तानी टेररिस्ट का ये हाल था, क्योंकि मैं तो पेपर पढ़ के दहल जाता था कि हो क्या रहा है हर दिन, मतलब कि नॉर्मल हो गया था, जैसे कश्मीर में था ना कि चलो ये हो गया एक टेररिस्ट अटैक, ऐसा चल रहा था उस समय। अब उसको रोकने के लिए एक ऐसा ऑपरेशन हुआ, और उसमें इन्होंने एक रोल प्ले किया जो लोगों को नहीं पता है कि कैसा था। फिर मिजोरम में ये घुस गए नक्सल्स में, और उन ना सिर्फ उनका पार्ट बन गए, उनको इन्फ्लुएंस किया, उनको साइकोलॉजिकली तैयार कर दिया ओके कि सरेंडर कर दो। मतलब आप देख रहे हो बिल्कुल सर ब्रेन देखिए उस व्यक्ति का, कि एक तो बाहर के भाषाएं कितनी आती हैं उनको, लहजा उनका हर चीज में बदल जाता है। सो ये एक इंस्पिरेशन है कि आप इस तरह के बन पाए, फ्लेक्सिबिलिटी। आप केरल कैडर के हैं वो, तो केरल में एक कॉन्फ्रेंस होती है कुकून करके, तो मैं भी जाता हूँ एज ए स्पीकर। तो वो आए, तो यदि आपके साथ ऐसे खड़े हो जाएंगे तो कई बार तो लोग नोटिस नहीं कर पाएंगे, वो इतने आसानी से जल कर जाते हैं कि आम आदमी से भी ज्यादा आम आदमी लगेंगे, कि आप ऐसे लगे कि नहीं यहाँ कोई ऐसा वीवीआईपी टाइप कोई खड़ा होगा। ये जो ट्रांजिशन है उस पर्सनालिटी का, कि पूरा विश्व उसका दुश्मन होगा। बिल्कुल ऑफ कोर्स मतलब होगा आज की सर डेट में यदि भारत को प्रधानमंत्री के बाद कोई रिप्रेजेंट करता है तो अजीत डोभाल जी करते हैं। ओके पुतिन से मिलने अजीत डोभाल जी जाते हैं सीधे। आप ये जो पावर है उस और अदरवाइज व्हाट इज ही इज जस्ट एन आईपीएस ऑफिसर। कितने आईपीएस ऑफिसर निकल गए, कितने और फोर्सेस के लोग निकले हैं, स्पेशल फोर्सेस और उसके, लेकिन ही हैज डन रिमार्केबल वर्क। और वो मेरे ख्याल से पूरी तरीके से तो कभी सामने आएगा भी नहीं, जितना हम लोगों को पता है, जो आप लोगों को भी पता, वही इतना खतरनाक है कि 7 साल पाकिस्तान में रहते हैं वो। सर वो बताते हैं कि वो कहीं किसी दरगाह के बाहर एक सॉर्ट हाँ, ऑफ कटोरा लेके सॉर्ट ऑफ वो गैदर करे, तो सर क्या ये बातें ठीक है? बिल्कुल फैक्ट है, वो रहते थे और वहाँ रहे वो बिल्कुल एक परिवर्तित रूप में। उन्होंने 7 साल बिताए वहाँ पर और इन्फॉर्मेशन गैदर की। अब क्या किया, कौन सा ऑपरेशन था, ये डिटेलिंग तो कई बार मतलब सेंसिटिव होती है, लेकिन ही वॉज देयर। इसके अलावा और भी उनके बहुत अच्छे अच्छे जो ऑपरेशन रहे हैं, जिसमें कि जिसको कहते हैं हम डिप्लोमेटिक हैंडलिंग ऑफ द नेशंस। देखिए, एक तो होता है कि हमें सिर्फ एक हिस्सा पता है लोगों का कि वो गया, जैसे कि जब ये हाईजैक हुआ कंधार जो IS-814 वाला, जहां से कि फिल्म शुरू होती है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसको लोग प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, हिंदुस्तान के मुंह पे तमाचा था वो, बिल्कुल सर, मतलब कि आप हाईजैक करके ले के गया, लेके जाएंगे और फिर हम छुड़वा भी लेंगे जो हम छुड़वा भी लेंगे, चाहेंगे। बिल्कुल सर, सब बातें मतलब मान आप लेंगे। समझ रहे हो। मैं आपको दूसरा बताता हूँ। एक बार ऐसा इसराइल के संग हो गया था, उनको उन्हें छोड़ना पड़ा था। तो मेरे ख्याल से हमीद, क्या नाम है उसका, एक वो था ईदी अमीन करके था, उसके लोग थे। तो उन्होंने प्लेन उड़ाए थे इतने नीचे कि रडार में ना आ पाए, ओके और रात में कुछ समय के लिए वो जो स्विच ओवर होता था ना, जिसमें वो ATC ट्रांसफर करता है इधर से उधर, उस टाइम पर अचानक से लैंड हुआ वो प्लेन उनका। ओके तो इनका क्या किया था, आई थिंक ईदी अमीन के एयरपोर्ट पर इनके लोगों को हाईजैक करके एक प्लेन रखा हुआ था और उसकी नेगोशिएशन चल रहा था, और उनको वो प्लेन से लोग बचाने थे अपने। तो इसराइल ने एक प्लेन पूरा अपना पैरा कमांडोज के संग भरा और ऐसे उड़ाया कि वो
रेडार में भी ना आए, मतलब लो हाइट पर प्लेन उड़ाना इज वेरी रिस्की, लेकिन वो लेके गए। और उसी समय एग्जैक्टली डॉट पॉइंट जब वो स्विच ओवर होगा, अचानक से एक प्लेन उतरता है, क्योंकि उनको अंदाजा भी नहीं था कि ये लोग ऐसे लड़ झगड़ के उठा के ले जाएंगे। ये गए, उसमें उनके कुछ सिविलियन भी मरे, लेकिन मार मार के अपना प्लेन लेके बचा के चले गए। ये होती है, ऐसे कैसे तुम हाईजेक कर बिल्कुल सर, लोगे? मतलब जाके एक जगह रख लोगे, फिर अपनी मांग हाँ, पूरी तुम कराओगे। ब्लैकमेलिंग करोगे। मतलब ये जो एक रिएक्शन था उस समय कि वो जैसा चाह रहे हैं आप सरेंडर किए जा रहे हो, और उसी लिए उसमें एक जो शब्द भी यूज हुआ है कि आप कायर हो, यार कितना मनोबल तोड़ देगा। बिल्कुल, आर्मी का मतलब भी मनोबल तोड़ेगा, लोगों लिटरली का भी तोड़ेगा। तोड़ेगा कि यार ये क्या, ऐसे तो कल कोई भी कोई निकल देश जाएगा। आ जाए, कुछ भी। एंड आप गौर से देखो तो जब मैंने किताब लिखी रिटर्न ऑफ द ट्रोजन हॉर्स, 2000 से लेकर 2008 तक हर साल भारत में, 2008 से लेकर 2010 तक हर साल भारत में टेररिस्ट अटैक होते थे, हर साल, और 3-4 होते थे। कभी बनारस के मंदिर में ब्लास्ट हो गया, अक्षरधाम में ब्लास्ट हो गया, असम में ब्लास्ट हो गया, ऐसे कॉमन हो रहा था कि भाई ये तो न्यूज़ आएगी अब 4-5 हफ्ते में, एक तो होना ही चाहिए। इट्स लाइक दैट। आपको पता है 2008 में एक भी नहीं हुआ। 2008 में सिर्फ एक हुआ, मुंबई। मुंबई अटैक, क्योंकि वो इतना बड़ा करना चाहते थे। ओके, इसलिए कुछ और नहीं सर, प्रूफ है। तो वो मैंने बुक में बताया क्यों ऐसा हुआ। वो जो पढ़ना चाहे वो किताब पढ़ें, क्योंकि उस पर अब वेब सीरीज भी बन रही है। पर वो क्यों ऐसा था और हर साल क्यों हो रहे थे, और 2008 वाले के पीछे क्या कारण था कि हो गया सक्सेसफुल, साइबर एंगल क्या था उसमें, ऑल दिस इन डिटेल आई हैव मेंशन। तो अच्छी चीज़ ये है कि कॉमर्शियली भी सक्सेसफुल है फिल्म। 2000 करोड़ तो करीब बिल्कुल। दो फिल्मों से निकाल के ले गए हैं, 2-2.5 इतना हजार करोड़। वायरल है सर, हमें तो इतना टाइम हो गया रिलीज को, अब पॉडकास्ट के जो लिए। लोग यदि कहेंगे, मैं जैसे कि एक पॉडकास्टर है आपका जो बहुत फेमस है, ध्रुव राठी, जिसके ऊपर मैं 2 लाइन जरूर बोलूंगा, क्योंकि आप पार्टीज के खिलाफ बोल सकते हो, आप लोगों के इंडिविजुअली खिलाफ भी बोलिए, आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। मुझे जिस दिन कोई व्यक्ति देश के खिलाफ हो जाता है उस दिन वो नीचे आ जाता है, खत्म। फिर उसकी मुझे 2 कौड़ी की इज्जत नहीं, चाहे आप कितना इंटेलेक्ट हो, चाहे आप दुनिया भर का ज्ञान लेके बैठे हो, क्योंकि फिर आप कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं कि जिसका नमक खाया उसका आप वो कर रहा हूँ, वो वाली जो मुझे फील आ जाती है कि नहीं नहीं अब नहीं हो सकता यार। तो उसने बहुत सा कुछ बोला, एंड चूंकि होता है कि इस दुनिया में जो हमारा ब्रेन है ना, वो ट्रेंड इस तरीके से है कि हम तर्क पर विश्वास करते हैं। यदि मैं आपको एक लॉजिक दे दूं, आप फिर उस लॉजिक की डेप्थ में नहीं जाएंगे कि ये लॉजिक सही है गलत है कितना। यदि मैंने कोई तर्क दे दिया कि देखिए, तो आप तुरंत, बिकॉज ब्रेन इज ट्रेंड लाइक दैट। सो मोस्ट ऑफ दीज पॉडकास्टर्स जो बोल रहे हैं या जो, वो इस पर खेलते हैं, वो कोई तर्क लेके आ जाएंगे और उस पर बोलेंगे। उसने एक पूरा वीडियो बनाया इस बात पर, ध्रुव राठी ने, कि मैं बचपन से ही मुझे तो लगता था कि रामायण महाभारत झूठ है और ऐसा थोड़ी ना होता है कि हवाई जहाज उड़ सकते हैं, ये तो कपोल कल्पित है। बनाया, नो प्रॉब्लम, उसका थॉट प्रोसेस है। फिर उसने 1 घंटे का वीडियो बनाया कि रामायण महाभारत में भगवान राम तो ये मांस खाते थे और ये तो सुअर का और ये तो गाय का, सब बताया उसने। तो पहले भाई ये डिसाइड कर ले कि कपोल कल्पित है, बिल्कुल। या डिसाइड कर ले कि सच है। मतलब दोनों साइड ही खेल सकते तुम। एग्जैक्टली। यदि दोनों साइड ही खेल रहे हो तो फिर आप कुछ और ही करना चाह रहे सब हो। वो तो यूट्यूब के ऑडियंस के लिए इधर इधर पॉइंट खोलता इज दिस, रहता है। तो बिल्कुल यही सर, चीज उसने हर जगह की बिल्कुल है, सही उसके सर। हर वीडियो में आप देखोगे तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से साइड ले बिल्कुल। लेना, दैट इज नॉट ट्रू। ऑनेस्ट तो रखो कम से कम यार। यदि हो कि नहीं कपोल कल्पित तो बात ही खत्म होगी ना। फिर वो क्या करते थे, किससे क्या फर्क पड़ता है। बट नहीं, अब तो मैं अपना, चूंकि एक और एजेंडा सेट करना है तो फिर हम उसको सही भी मान लेंगे। ऐसे और भी चीजें हैं उसने जो जवानी के जोश में गलतियां की हैं। ओके सर, आप कह रहे थे कि उससे पहले जो चीज़ हो रही थी वो प्रोपेगेंडा हो रही थी, बल्कि अभी चीज़ें सही हो रही हैं। तो क्या चीज़ थी, मतलब पहले गवर्नमेंट जो है, या फिर कह लीजिए पहले क्या ऐसी चीज़ हो रही थी जो मतलब अभी गवर्नमेंट सही कर रही है, और फिर वो हो क्यों नहीं थी इस तरीके से? एक्चुअली होता क्या था कि प्रोपेगेंडा किस चीज को बोला जाता है? प्रोपेगेंडा होता है कि मैं एक सटल तरीके से नैरेटिव सेट कर दूं, जैसे कि सोशल मीडिया भी आजकल नैरेटिव ही सेट करने के लिए होता है, चाहे वो इलेक्शन के टाइम पर हो, चाहे वो कोई और इशू हो गया तो हमें डिस्ट्रैक्ट करना है। वो एक ऑब्जेक्टिव के संग होता है, इसलिए प्रोपेगेंडा
कंटेंट बोलते हैं उसको, वो ऑब्जेक्टिव सफल हो गया तो उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाती है उस कंटेंट की। यहाँ पर जितनी आपने देखी होंगी फिल्में बनी हैं, जैसे कि आप जवान देख लेंगे या टाइगर जिंदा है वो देख लेंगे, वहाँ पर मैं पूरी फिल्म देख के कंफ्यूज होता था कि ये कहना क्या चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि जैसे कुछ चीज़ें आपने कॉमन देखी कि रॉ भी ठीक है, आईएसआई भी ठीक है भाई, दोनों ठीक है। फिर दुश्मन तो कोई तीसरा है ठीक है, वो भी ठीक है। और वो जो तीसरा है वो रॉ का एक एक्स एजेंट है, अच्छा वो भी चलो ठीक है। तो उस एक्स एजेंट को मारने के लिए रॉ और आईएसआई हाथ मिला लेते हैं। अबे ये क्या है? बिल्कुल ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हमने 10 साल लगातार हर दिन हर महीने टेररिस्ट अटैक झेले हैं और उसका सब सब सबूत भी हैं। तो क्या अब ये प्रोपेगेंडा नहीं तो क्या है? यू आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरमाइन द एफर्ट्स ऑफ आर्मी ऑफिसर्स और उनका कॉन्फिडेंस लो करने के लिए कि देखो ये ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर हमने ऐसे ऑफिसर्स देखे हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपना घर बार सब छोड़ के अपनी सैलरी भी लगा दिए सिर्फ इसलिए कि नक्सलाइट ख़त्म हो जाएं। और एक और चीज़ बड़ी अच्छी बोली, अभी शायद पिछले कुछ दिनों में पार्लियामेंट में बोली गई है और शायद गृह मंत्री बोली, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि नक्सलिज्म इसलिए नहीं होता कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ये कारण होता ही नहीं। ओके ये बहुत अच्छी लाइन है क्योंकि हम लोगों को ऐसा फीड करा दिया गया। नक्सलिज्म इसलिए होता है क्योंकि आप कम्युनिज्म पे फंस गए हो, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे फंस गए हो और उस चीज में आप इतना हिंसक हो जाते हो। मतलब किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए वायलेंस जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। और जस्टिफिकेशन तो क्या मतलब, मारना तो अलग होता है, जो नक्सलाइट करते हैं ना भीभत्स तक, यह तक कि इतना टेरर फैल जाए कि कोई आर्मी ऑफिसर या कोई सीआरपीएफ कमांडो उसमें ऑपरेशन में ही उनका वो हो जाए। यहाँ पर एक बार उन्होंने बस बताया कि हम लोग ऑपरेशन में थे और हम लोग वही जो पूरा झाड़ियाँ वगैरह बांध के रेंगते हुए 6 दिन चले और हमारे पास सिर्फ इतनी बोतल और पानी थी, तो पानी ख़त्म हो गया क्योंकि हमें ऑर्डर था कि एक घूंट या 2 घूंट ही पीना, तो पानी नहीं, बिना पानी बिना खाना और अलर्ट भी रहना कि कभी भी वो हो जाएगा। 6 दिन रेंगते रेंगते निकलते उस एरिया से निकले, फिर ऑपरेशन भी किया और जिसमें उनके कई सारे लोग हताहत भी हुए। उसकी कभी कोई कहानी सुनी आपने कि कितना पेनफुल प्रोसेस से गुजरे? करे हम लोग पेशाब आती नहीं थी हमारी, बोले क्योंकि पानी है ही नहीं बॉडी में। मतलब हमें फील हो रहा है कि पेशाब आ रही है पर पेशाब निकल ही नहीं रही। अब पेन देखिए कि बॉडी में इतना भी पानी नहीं है, तो आप उन एनवायरमेंट को समझ ही नहीं सकते जिस एनवायरमेंट में ये लोग काम करते हैं। और क्या मोटिवेशन है यार? सैलरी मोटिवेशन होती है क्या? क्या होती है सैलरी? सैलरी तो कहीं और उससे अच्छी किसी से भी कमा 10 लोगे, गुना ऊपर पान की मिलेगी। दुकान वाला ज्यादा कमा लेगा यहाँ बैठ के। सो उसका मतलब है उनको कुछ और ऐसा मोटिवेट कर रहा है कि दे आर डिटरमाइंड टू डू, एंड दैट हैपेंस। जब मैंने उनकी कहानियां सुनी तो मैं जो बार बार कह रहा हूँ ना कि उनके दिल में 1% भी ऐसा नहीं था कि यार कुछ ज्यादती हुई है या करे, नहीं, इसके बियॉन्ड भी होता तो करते हम। ये जज्बा जब तक है, जब तक ये देश है, जब तक ये आग, और मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे लोगों को जो लोग हैं, क्योंकि हम शायद उनका 1000वां हिस्सा भी नहीं है जो हम इस देश के लिए कर रहे हैं। सर तो ये जो एक सॉफ्ट कॉर्नर जो इधर पाकिस्तान फ्रेंडली नैरेटिव अगर ओपन ही होके बोलूँ, ये डाउन द थ्रोट दिया जा रहा था पहले, अगर ये कहते हैं तो ये क्यों था? इसकी क्या कोई मजबूरी थी या कोई यहाँ ऐसे एजेंट बैठा हुआ था जिसकी वजह से ये चल रहा था? मतलब कि ऐसा क्यों? नहीं होता, देखो होता क्या है कि ये भी एक सॉफ्ट वॉर ही होता है, इंटेलेक्ट वॉर बोलते हैं इसको, जो अब सोशल मीडिया पे हो रहा है कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर फिल्मों के थ्रू या बुक्स के थ्रू या इंटेलेक्ट के थ्रू एक कम्युनिकेशन इस तरह का रखो कि हम टेररिज्म भी करेंगे तब भी हमारे पास एक नहीं, हम तो सर कविताओं के लिए तो बुलाया था, पढ़ने के लिए बुलाया था, ये रहे। तो दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने बस ये स्टार्ट की तो 1 महीने बाद ही कारगिल शुरू हो गया। तो आप ये तो सारे विरोध के बावजूद बस यात्रा स्टार्ट किए थे। अटल बिहारी वाजपेयी का इतना विरोध हुआ था, क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, क्यों? क्योंकि उनको लगा चलो दिस कुड बी द बिगनिंग।
वो 2 महीने नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाए, इसका मतलब है कि वो माइंडसेट वैसा है या उनकी पॉलिटिक्स वैसी है कि दे कैन नॉट एक्सेप्ट सामंजस्य विद इंडिया, दे कैन नॉट। और जब तक वैसा है, जब तक आप बेवकूफ़ बनते रहेंगे यदि आप ऐसा कुछ करेंगे तो। सो ये नैरेटिव जो आप कह रहे हो कि यहाँ पर क्यों ऐसा लोग कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को ऐसा करने के लिए बोला गया। जो राइटर्स थे, मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूं, अभी एक वेब सीरीज आ रही है मेरी जो राजकुमार हिरानी सर ने बनाई है, विक्रांत मैसी, अरशद वारसी पे। इसी बुक पे जो मेरी हर बुक में क्या होता है कि बड़ा नेशनलिज्म होता है, तो वो कहानी सबको पसंद आई, वो विपुल शाह को भी पसंद आई, वो और भी बहुत सारे एमएक्स प्लेयर और फिर राजू सर तक पहुंची, तो कई लोग चाहते थे उस पर बनाए। फिर जब राजू सर ने डिसाइड किया तो उन्होंने राइटर्स हायर किया। तो अब मैं किसी के खिलाफ नहीं, चूंकि नहीं बोलना चाहता, पर्सनल ठीक नहीं लगता मुझे, लेकिन उन्होंने बहुत प्रोमिनेंट ऐसे राइटर जिनकी फिल्में सुपर हिट हैं वो हायर किया और मेरे से कहा कि इनसे डिस्कस कीजिए, वो राइट करेंगे, फिर आप जो ड्राफ्ट होंगे स्क्रिप्ट के मुझे दीजिए। तो एक राइटर बहुत ही, जिन्होंने सुपर हिट फिल्में बना रखी हैं, 4-5 लिखी हैं, वो थे, एक महिला थी। तो मेरी जूम कॉल पे बात चली, उन्होंने लिखा पहला ड्राफ्ट और मैंने थोड़ा, मुझे अजीब लगा। अब मैं आपको बताऊंगा क्या लिखा था उन्होंने और उनको समझ में आ जाएगा और क्यों मुझे अजीब लगा, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। पर मैं कह रहा हूं कि मेरी कहानी में कहीं पर भी कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, ठीक है। आप समझ रहे हैं, इससे नेशनलिस्टिक कहानी, पर वो कैसे डाला गया उसमें। पहला सीन शुरू होता है, सीन है कि दिवाली का दिन है और एक मुस्लिम लड़की है जो हिजाम में है और वो दिवाली के दिए खरीदने गई है। ये सीन डाला उन्होंने और वो उससे कहती है कि दिए चाहिए मुझे, दिवाली मनानी। तो वो रोकता है कि तुम क्यों दिवाली मनाओगे, तुम तो मुस्लिम हो। नहीं, हम तो बचपन से दिवाली मना रहे। तो ये बहस चल रही है उसमें और उसके बाद कोई इंटरवीन करता है और वो उसको डांटता है, दुकानदार को, और इसको दिवाली के दिए खरीद देता है। तो मैंने कहा ये सीन से आप क्या एस्टेब्लिश करना चाहते हो कि दिवाली के दिए कोई दुकानदार मुस्लिमों को नहीं बेचता, उसको क्या प्रॉब्लम है यार, क्यों नहीं बेचेगा वो, बिजनेस, उसका तो बिजनेस है। मतलब आई डोंट इवन एक्सेप्ट दिस कि यार ऐसा सिचुएशन भी हो सकती है, ऐसी सिचुएशन हो ही नहीं सकती। मैंने कहा बट बिकॉज यू हैव टू सेट एन एजेंडा, एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं हो सकती। इंडिया में तो नहीं हो सकती। मैंने कहा मुझे ऐसा कहीं कोई समझ में भी नहीं आता कि ऐसा होगा। तो लेकिन एंड दैट इज योर फिल्म्स फर्स्ट सीन, ये फर्स्ट सीन भी नहीं हो सकता क्योंकि आप फिर समझ गया मैं आर्क कहाँ जाने वाला है। फिर मैं आगे पढ़ता चला गया तो मैं समझ गया वो आर्क क्यों डाला, क्योंकि एक चीज थी ना, जो वो लोग कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं कि जहां भी सरदार को दिखाएंगे वो मजाक का पात्र दिखा देंगे, या जहां भी साउथ इंडियन को दिखाएंगे तो वो हास्यास्पद ही दिखाएंगे उसको। ये था यार, ये किया इन्होंने, कभी कोई हीरोइज्म नहीं दिखाया उस चीज के लिए। तो ये क्यों कर रहे हो आप? बिकॉज वो एक माइंडसेट है कि हमें एक थोड़ा सा अपीजमेंट भी कर देना है कि नहीं देखिए हम लोग मिल के खुल। अबे क्यों करना, जो है सो दिखाओ ना, उसमें दिक्कत क्या है। व्हेन यू आर ट्रुथ टू द कोर तो फिर वो चीज फेल नहीं हो सकती। मैं सच बता रहा हूं आपको, प्रॉब्लम क्या होती है कि ये लोग वो जो हर तरफ से खेलेंगे वाले चक्कर में कई बार इतना बुरा कर देते हैं कि वो फिर पब्लिक भी नहीं समझ पाती उसको कि कहना क्या चाहते हैं, ये वाली कहानी हो जाती है। सो माई पॉइंट इज, मैंने उनको आउटराइटली मैंने बोला कि ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा सीन, मतलब दिस कैन नॉट बी अ बिग सीन। ऐसा होना चाहिए ओपनिंग सीन कि आपको लगे कि हमने, मतलब लोग रोंगटे खड़े हो जाएं, कुछ ऐसा दिखाओ यार, ये तो कुछ नहीं है। और मेरी कहानी ऐसी है, मतलब आपको हर सीन पर आप बुक पढ़ना, रिटर्न ऑफ द ट्रोजन हॉर्स, और मैं हमेशा चैलेंज देके बोलता हूँ कि आप 4 पन्ने पढ़ लो, उसके बाद रख देना, रख नहीं पाओगे आप पूरी पड़ेंगे क्योंकि आपको गले से पकड़ लेगी वो क्योंकि जहां से शुरू होगी ना वो, कि 4 लोग आएंगे मेरे पास और हर 4 पन्ने के बाद कुछ ऐसा खोलेगी कि 4 लोग मेरे से आएंगे सीबीआई ऑफिसर बन के कि सर आपको सीखना है, और वहां से कहानी कैसे घूमती है, क्या वो पूछते हैं और कैसे वो 26/11 तक पहुंचती है। सो मैंने कहा यार ये तो मुझे फिट नहीं हो रहा, आप नहीं वो करेक्टर एस्टैब्लिश कर रहे हैं, करेक्टर एस्टैब्लिश, मैंने करेक्टर एस्टैब्लिश कर रहे हैं तभी कुछ ऐसा करो। सो बहस हो गई मेरी। जब मेरी बहस हो गई तो उसने मुझे बोला एकदम से गुस्से में कि तुम हो कौन जो मेरे उस पर वो करोगे, मैंने 6 सुपर हिट फिल्में दी हैं। अब मैं चुप हो गया मैंने कहा तो पर्सनल हो गया। मैंने कहा फिर तो मैं बोल ही नहीं सकता, मैंने आई कांट स्पीक। तो मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मैंने राजू सर को बोला, मैंने सर ऐसी सी बात है, बोले कोई बात नहीं दूसरा हायर करेंगे, एंड ही चेंज द राइटर। पर मैं बता रहा हूं कि ऐसी प्रॉब्लम है, एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके बाद हुआ, 80% राइटर यही है मैं आपको तो आज की डेट में जितने आए मैं सबके साथ बहस करता रहा। मैंने कहा भैया मुझे वो आर्क नहीं चाहिए,
तो जब ये इस तरह की फिल्में आती ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार आई वांटेड दिस, ऐसे क्यों नहीं दिखाते? मतलब क्या होता है कि हमें किसी को बुरा नहीं दिखाना वाला जो एंगल होता है ना, क्यों नहीं दिखाना यार? जो बुरा है सो बुरा है। जो हर दिन टेस्ट भेज रहा है भाई, हाँ, उसको वो आप बुरा है, उसको उससे बुरा आप अच्छा क्यों नहीं दिखा के क्या दिखाना? करोगे? बिल्कुल। उसको भी तुम ठीक करने की कोशिश करोगे तो उससे कुछ अचीव नहीं होगा। दैट इज समथिंग विच आई फेल्ट। और कई बहुत बहस हुई, मतलब इसके बाद जितने 6-7 हम 5 साल लगाए लिखने में, इतने राइटर आए और हर राइटर से मेरी अच्छी खासी बहस होती थी। ऐसी बहस होती थी कि वो, और वो होता क्या था अल्टीमेटली, एक जो इस तरह के लोगों का है कि वो तुम्हें तुरंत ब्लेम कर देते हैं, अरे तुम तो सब। अब जब ऐसा कोई नाम देता तो फिर आप चुप हो जाते। बट यार, इफ आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन देन यू शुड रिस्पेक्ट माई ओपिनियन ऑल्सो। सो वो आर्गूमेंट भी नहीं करना चाहते, वो कई बार इतना इनसिक्योर हो जाते हैं क्योंकि आई हैव स्टडीड मच बेटर देन देम। तो वो कई बार अकाट तर्क दे पाता था मैं, जिससे वो चुप हो जाते। पर उसके बाद उनके पास एक ही रीज़न मिलता था कि तुम तो राइट विंग हो या हम ऐसा लेफ्ट विंग। तो उन्होंने कहा अरे राइट लेफ्ट का मामला नहीं है, मेरे लिए सिर्फ देश है। और यदि मेरी कहानी या मेरी फिल्म कुछ लोगों को इंस्पायर कर सकती है तो इस देश में कुछ अच्छा ही होगा और सबके लिए होगा। इट्स नॉट, यदि ये देश सुरक्षित है तो सबके लिए सुरक्षित है। यदि देश की इकॉनमी बढ़ रही है तो सबके लिए बढ़ रही है। सो देशभक्ति कभी गलत नहीं हो सकती, ये मेरा एक पॉइंट था। बाकी चीज़ें हो सकती हैं, हमारा धार्मिक झुकाव गलत हो सकता है कि चलो उसके चक्कर में हमने किसी का अहित कर दिया, हमारा कास्ट को लेकर कोई अलाइनमेंट गलत हो सकता है पॉलिटिकल हो क्योंकि सकता है, हमने वो बिल्कुल। गलत कर दिया, हमारा लैंग्वेज को लेकर कि हमारी भाषा ये तुम्हारी, उसमें गलत हो सकता है, उसका मैं कभी वो नहीं करता। लेकिन देश देश है भाई, वो सबसे ऊपर है। तो ये चीज अभी तक तो दुख देती थी मुझे कि यार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसी फिल्में क्यों नहीं बन रही हैं। एंड अब देन बन रही बनी, है। फिर बनी आई, फिर उरी आई तो आग लगाई। सर ये डोवल साहब पे आते हैं। डोवल साहब के बारे में आता है कि वो 1980s में भी थे, अभी भी हैं, 2050 में भी रहेंगे, कहते 2100 में भी रहेंगे। तो हमारे एक कहावत है कि पुतिन और डोभाल कभी बूढ़े नहीं होते। ये लोग ऐसे ही रहे, उनका जो पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, बात करने का तरीका पिछले 25 सालों में नहीं बदला। तो है कुछ जो उनको, देखिए एक चीज़ है कि आदमी बूढ़ा कब होता है, जब आदमी काम करना छोड़ देता है। और इस बात पे भी डिपेंड ये करता है कि आप कैसा काम करते हो। जो आदमी हमेशा टॉप लेवल डिसीजंस ले रहा है, मतलब जिसमें लाखों लोगों की जान भी इधर उधर हो सकती है या इकोनॉमी, तो उसको हमेशा अलर्ट रहना, तो वो बूढ़ा नहीं होगा। आपने ध्यान दिया है कि नॉर्मली जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो बहुत लंबा जीते हैं। हाँ सर, बिल्कुल। सर या मतलब जिसने भी ऐसे काम किया ना जो हमेशा चौकन्ना रहे, अलर्ट रहे, क्योंकि उसको डिसीजन तड़ देना उसको लोगों को, और प्रेजेंटेबल रहना हमेशा, तो वो नहीं होगा बूढ़ा। जो घर में बैठ जाए, पजामा पहन के बैठा है, टीवी देख रहा है, वो हो जाएगा, क्योंकि अब उसका दिमाग उस तरह से नहीं चल रहा है। प्रॉब्लम ये है, मतलब ही वुड हैव बीन बेस्ट इन हिज प्रोफेशन जॉब, बट अब उसका जो यूटिलाइजेशन है कम हो गया। सो इफ यू आर यूटिलाइजिंग योर सेल्फ इक्वली और बेटर, मेरे ख्याल से ये तो बेटर कर रहे हैं, ये तो और ज़्यादा इनका यूज़ हो रहा है, तो फिर आप कैसे बूढ़े हो? सर डोवल साहब के बाद आता है, आई थिंक मैं कहीं पढ़ रहा था या मैंने सुना है किसी ने, वो आप करेक्ट करिए, कि वो कहते हैं कि मैं कोई फ़ोन यूज़ नहीं करता, मैं कोई इंटरनेट यूज़ नहीं करता, मैं कुछ, तो मतलब कोई बंदा इंटरनेट यूज़ नहीं करे, फ़ोन भी यूज़ नहीं करे कम्युनिकेशन के लिए, ये तो बाद में बात करूँगा कि कम्युनिकेट कैसे करते होंगे, लेकिन अभी के लिए ये सवाल कि कैसे जीते फिर? देखो, यदि ये बात लोगों को नहीं पता है तो ये बात मुझे भी नहीं पता है। क्योंकि ये बात बताने की है नहीं। बिकॉज़ आप फिर भी अपने आइडियाज़ लगा सकते हो और आपके आइडियाज़ एटलीस्ट लोगों से अच्छे होंगे। नहीं, कुछ चीज़ें गुप्त ही रहें तो ठीक है। और वो उसका कारण है, देखिए ये बात सही है, क्योंकि जब मैं आपसे कहता हूँ ना कि आप ज़ेंगी यूज़ कर लिए या डिस्कॉर्ड यूज़ कर लिए या टेलीग्राम यूज़ कर लिए, क्यों? क्योंकि साहब उसमें एनोनिमिटी है, आप छुप सकते हो, तो फिर सामने वाला भी तो छुपता है। बिल्कुल। अब कल के दिन आप को किसी ने धमकी दे दी जान से मारने की, और आप एनोनिमस कम्युनिकेशन चैनल पे थे,
और आप पुलिस के पास जाओ, पुलिस के भाई क्यों थे तुम उस पर? बिल्कुल। सो पॉइंट इज कि जितना आप चीज़ें खोलोगे कम्युनिकेशन के लिए, उतना आप रिस्क भी ऐड कर रहे हो अपनी लाइफ, और जितना आप कम करते जाओगे उतना आप सुरक्षित भी हैं। उसी दृष्टि से इस तरह के लोगों की कोई पर्सनल डेडिकेटेड डिवाइस होंगी तो वो रिस्क बढ़ा देते हैं। तो सर इन लोगों की पर्सनल लाइफ कैसी होती होगी? बिकॉज़ हर वक़्त तो दूसरों की नज़र इन पे रहती होगी, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा ऐसे लोगों पे नज़र रहती होगी, तो पर्सनल लाइफ में कैसे रहते होंगे ये लोग? तो मुझे लगता नहीं पर्सनल लाइफ इस तरीके से होती होगी। बिल्कुल नॉर्मल होती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बिकॉज जितना मैं पॉलिटिशियंस या इन लोगों के साथ मिलता हूँ, और जब आप ऐसी जगह बैठे हो जहाँ पर इनिबिशन नहीं है, देन यू रियलाइज कि सबकी लाइफ वैसी ही है, सबके ज़िंदगी के स्ट्रेस वैसे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि इनकी लर्निंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये ऐसे काम आसानी से कर जाते हैं जो शायद हम 50 बार सोचते रहें, बितुलते रहें और हम निर्णय ना ले पाए। निर्णय लेने की पावर अनुभव से आती है, वो इनको मिल चुका होता है, एक्सपोजर है, रिस्क है। जब आपने 10 बार वो चीज़ें फेस कर ली हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो 11वीं बार आपको सोचना नहीं है, वो अपने आप होता है। हम लोगों को वो बड़ा दिखता होगा, सो वो एक उसी वजह से वैल्यू है। देखिए, हम जब किसी को सीईओ बनाते हैं और 4-5 साल बाद उसको देखते हैं, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि यार ये बंदा अचानक से, मतलब सच अ फ्लैम्बॉयंट पर्सनैलिटी एंड ही इज डूइंग एंड फास्ट मूविंग और सारे डिसीजन ले रहा है, और ये क्यों कर रहा है? वो हम में से ही एक था। एक आईएएस ऑफिसर्स थे जो मेरे साथ तैयारी किए थे, तो उनके पास गया मैं, एमपी में थे, तो हम लोग बाहर बैठे हुए थे, नहीं मैं अंदर बैठा हुआ था, बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे, तो किसी ने आके बोला कि साहब बाहर एमएलए साहब बैठे हैं, 2 एमएलए बैठे हैं बाहर। तो उस आईएएस में बैठा, उनको बाहर आता हूँ ऐसे करके। तो मुझे लगा यार क्या बात है, एमएलए को बिठा दिया बाहर, ऐसे करके मुझे फील आया। तो जब हम लोग अपनी मीटिंग खत्म करी, यार मैंने कहा यार कमाल है यार, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुमने एमएलए को बाहर बिठा दिया। हाँ, बोले तो क्या हुआ? रनिंग पार्टी का नहीं है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसका बॉडी लैंग्वेज, लोग जिस तरह चल रहे हैं, मैंने कहा ये वही लड़का है जो मेरे संग पढ़ता था। तो मैंने उसको सूमटी में जाके पूछा, मैंने कहा यार तुम्हारे अंदर ये चेंज कैसे आया? मतलब तुम्हारी चलने का स्टाइल, तुम्हारे बात करने का स्टाइल, तुम्हारा। तो उसने एक लाइन बोली, उसने कहा खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। वो बच बच के चलती है, कमर बल खाई जाती है। तो बोले तुम्हें भी यहाँ बिठा देते ना, तो 1 साल में तुम भी ऐसे जाते। तो इट्स नॉट अबाउट द पर्सन, इट्स अबाउट द पोजीशन। जब आप उस पोजीशन पे होते हो तो फिर सब आता है। आपको प्रधानमंत्री बना देंगे तो आप में वो सब आ जाएगा, आपका लहजा भी आ जाएगा। बिल्कुल। सर आप बात करते हैं सर ये जो स्पाइज़ होते हैं, डोवल्स पे हम बात कर रहे हैं, ऐसा है कि इधर होते हैं और इधर के उधर होते हैं हर जगह। तो ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं? ऑफ कोर्स और फिर कम्युनिकेशन में इनका ये जानबूझ के जो ऐसी है ऐसी चीजें पूछ रहे हैं। बिकॉज़ सर साइबर एंगल से आप बेहतर समझा पाएँगे कि इनको इंटरसेप्ट कैसे नहीं किया जा पाता? क्या चीज़ें होती हैं जो मतलब ये ऐसी करते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर पाते, मतलब आम लोग के एक्सेस में नहीं होती? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीजें हो रही हैं, इसमें टेक्नोलॉजी से ज्यादा ह्यूमन एंगल इन्वॉल्व होता है। ओके। आप एज ए पर्सन कितना परफेक्टली ट्रेंड है, और वो ट्रेनिंग होती है। मेरा एक दोस्त है जो यूके में रहता है, और उसको 13-14 लैंग्वेज आती है। उसका नाम है पंकज मिश्रा। अब नाम से आपको लगेगा कि ये तो यूपी के कोई मिश्रा जी होंगे। अभी मैं वीडियो कॉल कराता हूँ। जो इंग्लिश बोलेगा तो लगेगा ये तो पैदा ही इंग्लैंड में हुआ था ऐसे। उसके बाद वो गुजराती में स्विच कर जाएगा, ओके। क्योंकि वो पला बड़ा गुजरात में। फिर वो मराठी बोलेगा क्योंकि उसने पूरी एजुकेशन महाराष्ट्र में लिया। और यूपी तो, और फिर वो भोजपुरी बोलेगा ओके। क्योंकि वो रहने वाला जी, जी। यहाँ का है। और भोजपुरी भी ऐसी कि भाई साहब, फिर वो और भी 2-4 लैंग्वेज का, पंजाबी बहुत अच्छी बोलता है पंजाबी। तो जितनी ऐसी गुजराती, पंजाबी, मराठी, तो वो, तो ऐसे मैंने एक दिन काउंट किया, 13 तो लैंग्वेज को आती हैं, कुछ और विदेशी आती हैं। और वो 9th या हाई स्कूल फेल है, 9th या मेरे ख्याल से हाई स्कूल से। तो कह रहा है कि मेरे पिताजी ने उम्मीद की थी कि तुम तो किसी काम की नहीं हो, तुम तो उन्होंने कहीं ठेकेदारी करवा दी। तो उसके बाद में ठेकेदारी ऐसी की मैंने कि भावनगर में या कहाँ पता नहीं, नंबर 1 बिल्डर बन गया। 21 साल की उम्र में, बोले 21 साल की उम्र में आई वॉज
मैं डिसाइड करता था कि एमएलए का टिकट किसको मिलेगा, ऐसा वाला। फिर कुछ हुआ बोले तो ऑल ऑफ ए सडन कुछ फैमिली इश्यूज हुए और इसको यूके आके नौकरी करनी पड़ी, सब बेच बाच की। और आज वहाँ का वो बिलियनर है एंड मेंटेन्स चॉपर्स, रोल्स रॉयस ऐसे। तो मैंने पूरा देखा कि मैंने ये बंदा, भाई मैं तो आईआईटी वाईआईटी और बहुत पढ़ लिख के जो कब कर पा रहा हूँ, मैंने कहा ये बंदा इसलिए इतना बड़ा बना क्योंकि इसे दुनिया ने सिखाया है, इसने हर चीज से सीखा है। और जब मैं उसके संग होता हूँ वो मेरे से सीख रहा होता है, वो टेक्नोलॉजिकल। अब उसकी एक आईटी कंपनी है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, एक हेल्थ केयर कंपनी है, एक वेयर हाउस कंपनी है, एक एंटरटेनमेंट कंपनी है, बिग बॉस उसने स्पॉन्सर किया था। तो मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीजें ही इज एबल टू डू बिकॉज ही इज सच ए कॉमन पर्सन कि वो किसी के संग 2 मिनट में जुड़ जाता है। उसको मैं कोई भी काम बोलूंगा कि भाई ये करा, तब बात कर कर ये जो ट्रेट है ये काम आता है एज ए स्पाई, कि किसी को पता ही नहीं पड़े कि तुम असली में कौन। जिस दिन आपने ये, और ये ट्रेट पढ़ लिख के ऐसे नहीं आ सकता, दिस दिस इज समथिंग डिफरेंट। बड़े, अब आई डोंट नो हाउ आर्मी गेट्स दिस ट्रेनिंग, बट मैंने ऐसे लोग देखे हैं। मैं जब खुद उससे पहली बार मिला तो मैं 6-8 महीने बाद समझ पाया कि बंदा है कहाँ का। सोचिए 6-8 महीने लगे मुझे और मैं मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो हर बार अलग पर्सनैलिटी में दिखता था मुझे, एंड वेरी कन्विंसिंग, अथॉरिटेटिव, एंड उसको सारी नॉलेज, पूरी दुनिया की हर चीज पता है उसको। यदि 1% भी सिल्वर का दाम ऊपर नीचे हुआ तो उसको पता है तो हर चीज। यू नीड अ पर्सन लाइक दिस। तो एक बार तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा तुम कहीं यहाँ रॉक गैजेट तो नहीं हो? कहते नहीं नहीं सर अगर हो गए भी तो बताएंगे। हाँ बात अलग है, लेकिन चार्मिंग पर्सनैलिटी। सो एनीवेज ये मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज ज्यादा मैटर करती है। टेक्नोलॉजी तो इनेबलर है, वो तो नहीं थी तब भी चीजें हो रही थी, वो होगी तब भी चीजें होंगी। टेक्नोलॉजी की वजह से आप फंस तो सकते हो, बचने के चांसेस कम है। सर तो ये तो मुझे लगता नहीं ये ट्रेनिंग किसी को दी भी जा सकती है, बिकॉज ये तो मतलब इनेट होती है, मतलब एक अंदर ही किसी के। नहीं नहीं, ट्रेनिंग डेफिनेटली दी जा सकती है। अब ऐसा थोड़ी ना कि नहीं सर इतनी चीजें ज्यादा कि मतलब ये जो चीज आप परफेक्शन, देखिए होता कि 100 लोगों को ट्रेन किया, उसमें से 4 ही लोग परफेक्ट हो पाए, जिनके तो अंदर वो हो ट्रेड्स हाँ, वो तो वही बिल्कुल। तो आप देखिए, जो सारे लोग जो स्पेशल फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो हर आदमी नहीं बन पाता। जो पैरा कमांडोज वो वही बन पाते हैं जो सब तरीके से ट्रेंड होकर सस्टेन कर जाएं। कई लोग गिव अप कर देते हैं, कि बीच में छोड़ते हैं, कई बार बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस हो जाते हैं। उसी तरीके से ये वाली ट्रेनिंग है कि दे विल ऑलवेज मॉनिटर योर प्रोग्रेस एंड परफेक्शन। यदि परफेक्शन नहीं है तो रिस्क नहीं लिया जाएगा। सर ये इंटेलिजेंस सर्विसेज में रिक्रूटमेंट कैसे होता है? देखिए पहले तो हर डिपार्टमेंट से लोग जाते हैं, जितने भी हमारे ठीक है। फोर्सेस हैं वहाँ से भी सेलेक्ट होते हैं लोग, और कुछ डायरेक्ट रिक्रूट्स भी होते हैं। जैसे आईबी के अपने रिक्रूट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग, और वहाँ से फिर लोग लिए जाते हैं। फिर जो टास्क फोर्सेस होंगी, ऑपरेशंस होते हैं, वो तो स्टील्थ होते हैं वंस यू गेट टू दैट लेवल। बट हर बंदा कहीं ना कहीं किसी न किसी एजेंसीज का पार्ट होता है, बट ही इज नाउ बीइंग रिक्रूटेड फॉर दैट ऑपरेशन, इट्स लाइक दैट। फाइन सर अब आते जैसे कि जब रॉ में भी लोग जाएंगे तो आईपीएस जाते हैं, ओके या बाकी सारी एजेंसीज में, लेकिन उनके डायरेक्ट रिक्रूट भी होते सर आपके दोस्त हैं रॉम में? हैं। मैं एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बताता हूँ। 2008-9 की बात है। मुझे एक किसी का, मैं कुछ ऑफिसर्स को ट्रेन करा, तो उन्होंने कहा सर हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मिल लेंगे, कुछ टेक्निकल हेल्प चाहिए होगा। तो मैं गया तो कनॉट प्लेस में कहीं बेसमेंट में एक मीटिंग हुई। तो एक लेडी आई, वो मेरे सामने बैठी, मुझे बताया गया फलाने उनसे, तो मेरी बात हुई उनसे। उन्होंने मुझे एक काम दिया, मैंने बताया कैसे ऐसे हो जाएगा। समहाउ वो असाइनमेंट मैंने नहीं किया, पर हमारी वो मीटिंग हुई और बात खत्म। अब इस घटना को 10 साल हो गए, मैं भूल गया। 10 साल बाद कहीं किसी इवेंट में मुझे एज ए स्पीकर बुलाया गया। तो जब मैं गया उस इवेंट में, तो जो सामने ऑफिसर थी वो मुझे देख के लगा कि मैं इनसे कहीं मिला हूँ, और मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने
अब वो लेडी ऑफिसर हैं तो मैं ऐसे कहना भी नहीं चाह रहा था, पर वो थोड़ा चार्मिंग पर्सनैलिटी। तो जब हम लोग ऐसे बैठे हुए थे तो मैंने जाके 4 लोगों के बीच में मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले कहीं मिले हैं, ऐसे करके। तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा, बोले कहाँ? तो मैंने कहा मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग कनॉट प्लेस में कभी इस ईयर मिले। तो उन्होंने मुझे स्नप किया, मैंने कहा हम कभी नहीं मिले, और एकदम ऐसे र्यूडली। तो अब मैं किसी लेडी को ऐसे बिल्कुल, बोलोगे बिल्कुल वो सर। भी, तो मैं चुप हो गया। मैंने सॉरी मैम, बट आई फेल्ट सो सॉरी, मैं बहुत ही गिल्ट में आ गया। मैंने कहा यार मैं क्या क्यों पंगे ले रहा हूँ, बाहर आ गया। अब जैसे ही मैं बाहर आया तो ये चाय कॉफ़ी खत्म हुई, तो लेडी बाहर आ रही थी गाड़ी में, तो मेरे से एकदम से बगल में आई और बोलते हैं कि अमित मेरी गाड़ी में बैठो। ओके। तो मैंने कहा ठीक है बैठे। बोले मैं आपको अपना ऑफिस दिखाती हूँ। तो मैं बैठा, जब गाड़ी में बैठ गई तो बोली तुम्हें बुरा तो नहीं लगा, पर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि हम कभी मिले थे। मैंने कहा अंडरस्टैंड मैम। ओके सर, इतना ही आप बताएंगे और ज़्यादा नहीं? ज़्यादा नहीं बताऊंगा। लोग खुद समझ में आगे क्या है। तो इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी नहीं बताई जाती। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतना सीक्रेट होता है कि आप गलती से भी सामने वाले को पहचान भी लोगे ना तो भी ना। सर बहुत सारे रॉ पे बात आई तो एक आ गया रॉ एजेंट्स के नाम पे बहुत सारे लोग मतलब अभी आजकल है अवेलेबल, मतलब यूट्यूब पे है। हमारे साथ एक लकी बेस्ट है, एक बड़े अच्छे, मेरे भी उनसे बातचीत है, तो वो एक बार पॉडकास्ट में भी आए थे। देखिए हमारे ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप नहीं बता सकते, कि आपको कोई लीगली नहीं रोका गया है। कई सारे रॉ ऑफिसर्स ने किताबें लिखी हैं, एक्स रॉ डायरेक्टर ने लिखा है। ये बात और है कि सरकार चाहे तो उन पर रोक लगा सकती है, क्योंकि वो तो किसी भी ऐसे उस पर लगा सकते हैं सिक्रेसी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि राइट है। पर ऐसा कोई लॉ नहीं कि आप नहीं कर सकते। सो जो भी लकी बिस्ट हैं या जो भी उन्होंने किया है, डेफिनेटली वो कहते हैं कि वो इस ऑपरेशन में तो थे, रहे होंगे। और आई डोंट माइंड, सी ही इज ए नाइस गाय अदरवाइज। हाँ बिल्कुल, बहुत उन्होंने मतलब कुछ बहुत बढ़िया गलत तो बंदा। किया नहीं उस चीज़ को लेकर। यदि कोई बता रहा है और उसकी वजह से कोई इंस्पायर ही हो रहा है, मैं यही कहता हूँ कि जहाँ एज लॉन्ग एज पीपल आर इंस्पायरिंग, और उन्होंने कुछ ऐसा डिस्क्लोज कभी नहीं किया जो बहुत ही सेंसिटिव था या स्टील था वो ऑपरेशन, हमेशा कंट्री की ही बेसिकली बात कर। बात कर रहे हैं तो वो ठीक है। अब मुझे भी अपनी बाउंड्रीज पता है, उनको भी अपनी बाउंड्रीज पता है। मैं कभी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा फ्री हूँ, लेकिन वो रहे हैं तो वो कर्टेल करते हैं उस चीज़ को। बिल्कुल। बट दैट्स ओके, मतलब आई डोंट फील एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। फाइन। सर मूवी पे वापस आते हैं। एक चीज़ और थी मूवी में सर, IC-184 जो हाईजैक हुआ था वो, और आप पार्लियामेंट अटैक हुआ और फिर दूसरे भी अटैक्स हुए, उनको ना कह रहे हैं मुंबई अटैक भी, कि उनको साथ में एक कड़ी बना के दिखाया गया एक ही चीज़ के, एक ही चीज़ से कनेक्टेड थे। तो इससे आप तक मतलब आपका क्या ओपिनियन है इसमें? देखिए होता क्या है, कई बार जब कहानी कहनी होती है ना, तो जिस सीक्वेंस में चीज़ें हुई हैं उस सीक्वेंस में आपकी कहानी फिट नहीं बैठती, क्योंकि आपको इंटरेस्टिंग भी तो बनानी है कहानी, बिल्कुल। आपको इंस्पायरिंग भी तो करनी है, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी होती हैं। सो एक जैसे एक ऑथर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, जब मैं भी किताब कहानी लिखता हूँ तो मुझे अब ये समझ में आ गया कि 2008 में 26/11 हुआ, और मुझे उसके पुराने के इंसिडेंट नहीं पता है। पर हो सकता है कि कोई ऐसा इंसिडेंट है जो 2013 में हुआ है, लेकिन मुझे वो चाहिए 2006 में, क्योंकि वो मेरे कहानी का पार्ट बन जाता है। तो एज ए क्रिएटिव फ्रीडम मैं उसको यूज़ कर लूँगा, क्योंकि वो तो स्टोरी है ना। मैं ये तो नहीं कह रहा हिस्ट्री है, बिल्कुल। फिल्म मेकर ने भी नहीं कहा कि हिस्ट्री है, उसमें सीधे डिस्क्लेमर दिया है कि इंस्पायर्ड फ्रॉम द रियल इंसिडेंट्स, ठीक है। एंड टू मेक इट इंटरेस्टिंग समटाइम्स वी ऐड फ्यू थिंग्स, वो किया उसने। तो ये जो कहानियां कहीं जो हमजा के पॉइंट ऑफ व्यू से कही गई, हो सकता है उसमें एक हमजा ना रहा हो, 6 हमजा रहे, और वो अलग अलग टाइम पे अलग लोगों ने किए हों वो सारी चीज़ें, लेकिन अब चूंकि हमारे फिल्म में तो एक ही हीरो होगा, बिल्कुल। तो हमें उसी के लिए वो सारा क्रेडिट उसको देना पड़ेगा। सो दैट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ स्टोरी राइटर, कि वो 6 हीरो नहीं खड़े कर सकता। वो डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहा है, वो एक फिल्म बना रहा है, और फिल्म में एक हीरो होना चाहिए जो लार्जर देन लाइफ भी दिखना चाहिए, दिखाना पड़ेगा, तभी तो लोग एक्साइटेड हों। तो वो एक रीज़न हो सकता है। दूसरा कई बार हो सकता है कि सीक्वेंस डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है, कि उन्होंने कहा साहब ये तो बाद में हुआ, ये उस समय तो हुआ नहीं, ठीक है, बट वो स्टोरी में फिट होता है और उसकी वजह से स्टोरी और परफेक्ट बनती है या बहुत इफेक्टिव बन जाती है, तो करना चाहिए। पर हम वो वाला हिस्सा झुटला नहीं सकते कि जिससे इंस्पायर्ड है, वो तो हुआ ही है, बिल्कुल। वो तो हुआ ही है ना कहीं तो। और ये होता है, हमेशा होता है, इसमें कोई गलत नहीं है, मतलब दिस इज एब्सोल्युटली फाइन।
गलत क्या है कि मैं कोई ऐसा मैसेज पास करने की कोशिश करूं जिससे समाज का अहित होता, तब और जो मेरे किसी एजेंडा का पार्ट हो, तब गलत हो सकता है। फाइन। सर जैसे दाऊद इब्राहिम की बात आती है कि मतलब यहाँ पे इंडिया में जब वो था तो मतलब पूरा नेट सिंडिकेट चलाता था, अभी अभी कहते हो पाकिस्तान में। तो सर एक सॉर्ट ऑफ अंडरवर्ल्ड डॉन, इतना बड़ा क्रिमिनल, वो एक कंट्री में है, उसकी हमारे पास कोई फोटो ही नहीं है, जबकि इतना मतलब टेक्नोलॉजी एडवांस है। ऐसा क्यों नहीं? कहीं तो वो फोटो खींचता ही होगा, वो बिल्कुल ऐसा तो नहीं हो गया होगा कि मतलब कभी जिंदगी में उसकी कोई सिर्फ फोटो ना खींची हो। तो कोई हमारे पास उसकी फ़ोटो नहीं है, कोई हमारे पास उससे कम्युनिकेशन का कोई लिंक इस तरीके का नहीं है एस्टेब्लिश कर सकें। नहीं तो देखो, क्या ऐसा हम फ़ेल ऐसा होते हैं ऐसा क्या? नहीं, फोटो है, पर वो फोटो जिस तरीके से निकाली गई है वो फोटो हम बाहर नहीं ला सकते। ओके। यदि हम लाएंगे तो उसको पता पड़ जाएगा कि आप समझ रहे हो, ये इतना सेंसिटिव मैटर है। आप कोई भी चीज यदि पब्लिक में दिखा रहे हो तो जिसकी लीक हुई है उसको भी तो पता है कि ये कब किस समय किसने खींची होगी। देखिए, जिसकी आप बात कर रहे हैं दाऊद अब्राहम, उसके पिताजी मुंबई पुलिस में कांस्टेबल थे और वो बचपन से ही बदमाशियां करता था। पहले उसने लोगों को डरा धमका के पिताजी के नाम पर रंगदारी करना शुरू किया और इवेंचुअली इजी मनी ने उसको मोटिवेट किया और फिर वो चीज़ उसने रिलीजियस फेनेटिज्म से जोड़कर पाकिस्तान का सपोर्ट ले लिया और उसके बाद दुबई में अपना एम्पायर खड़ा कर दिया। ये एक लाइन में बता सकता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि उसकी हरकतें सरकार को पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारी पहुंच वहां तक नहीं है। कई बार कुछ चीज़ें इसलिए पब्लिक डोमेन में नहीं लानी चाहिए क्योंकि यदि वो आ गई तो उसकी वजह से सामने वाला अलर्ट हो जाएगा कि कैसे इंफॉर्मेशन लीक हुई होगी। हमारे यहाँ 3 तरह के अटैक वेक्टर होते हैं। एक बोलते हैं CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि मैं आपके घर में, आपके डिवाइस में, आपके सर्वर में, आपके मोबाइल में घुस जाऊं और कुछ इन्फॉर्मेशन चुरा लूं। अब मैंने चुराई और दिखाई तो आपको ये पता पड़ जाएगा ना कि ये कब बिल्कुल। चुराई गई, कैसे, क्योंकि वो तो इतना दिमागदार है आप। दूसरा होता है इंटीग्रिटी, कि मैं आपके घर में, आपके सर्वर में, आपके लैपटॉप मोबाइल में घुस जाऊं और कोई चीज़ चेंज कर दूं और आपको पता ही नहीं है कि ये चीज़ चेंज हो गई। ये ज़्यादा खतरनाक। ये ज़्यादा खतरनाक है। और तीसरा होता है कि मैं आपके सर्वर, आपका मोबाइल आप ही के लिए अनअवेलेबल कर दूं, वो चीज़ जो भी सर्विस है। तो ईजिएस्ट होता है अनअवेलेबिलिटी कर देना, उसके बाद होता है कॉन्फिडेंशियलिटी और सबसे खतरनाक होता है इंटीग्रिटी। तो जितने ये स्पाइंग ऑपरेशन, दे ऑल आर मोस्ट, मतलब हाई ऑन इंटीग्रल पार्ट। ये तो इंटीग्रिटी नहीं कहीं जानी सर, चाहिए, चाहे इनके फ़ोटोज़ हों, चाहे इनकी लोकेशन हो, सवाल ही नहीं उठता। सब कुछ गवर्नमेंट के हाँ, पास है, गवर्नमेंट नहीं दिखाती ताकि अलर्ट हो जाएँगे अगर। कुछ चीज़ें होती हैं जो होता ना। एक सरकार फिल्म देखी है आपने, अमिताभ बच्चन वाली? कैसे? उसका एक डायलॉग है, कहता है किसी को मार देना हत्या है और सही समय पर मारना राजनीति है। तो सर ये राजनीति हम करते क्यों नहीं? उसको निपटाते क्यों नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ सर, ये भी। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप वैसी मरणासन्न आदमी को मार के भी क्या फायदा। कुछ चीजें ईश्वर पे भी छोड़ देनी चाहिए। आजकल तो वैसे भी आई थिंक आज ही मैं देख रहा था कि कोई अननोन गनमैन जो है वो तो जिसको मसूद जिससे फर्क पड़ रहा है उसको उसको हो रहा है। उसको, ये अननोन गनमैन हाँ, पाकिस्तान में बहुत लोगों को निपटा रहे हैं। आपको पता है कि अब उसको यदि उसको सिर्फ जिंदा रखने के लिए अरबों खर्च हो रहा है। तो करने दो खर्च। ये भी तो एक डिटरेंट है भाई। उसको मार दोगे तो वो खर्च बच जाएगा उनका पैसा। तो करो करो सिक्योरिटी और जो भी ताकत लगानी लगाओ। सो समटाइम्स दिस इज ऑल्सो स्ट्रैटेजिक डिसीजन। सर इतना सब कुछ टेक्नोलॉजी के लिए हम एडवांस हो रहे हैं और ऐसी फिल्म्स भी बन रही हैं, लेकिन पाकिस्तान कहें या फिर आईएसआई का पूरा नेटवर्क जो है इंडिया में मतलब अभी भी पूरा तरह से एक्टिव है। बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं कहीं बम ब्लास्ट अभी दिल्ली में हो जाता है। और क्या क्या जो साइबर एंगल इसमें दिखते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें उनके लिए भी आसान हो गई हैं कि यहाँ पे ऐसे अपने जो षड्यंत्र है उनको पूरा करना। देखिए, अभी इन सारे ऑपरेशंस में जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है वो करता है आपका सीसीटीवी नेटवर्क। सीसीटीवी। सीसीटीवी नेटवर्क एंड टेलीकॉम नेटवर्क, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो इतनी इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं जहां से आप किसी भी देश के लिए एक खतरा खड़ा कर सकते हो। आपको पता है जब ये ईरान में हाँ सर। खमेनेई का बिल्कुल। असैसिनेशन हुआ तो
जो जानकारी आई है कि उनके जो सीसीटीवी और जो सारे ट्रैफिक लाइट थे दोनों कंप्रोमाइज थे, और क्लाउड एआई का यूज़ किया गया जिसमें कि उनका जो फुटेज, सैटेलाइट इमेजेस और प्रिडिक्टिव एनालिसिस कि ये कहाँ कहाँ जाएंगे इस सिचुएशन में, उसके बेस पे ज़ीरो डाउन करके वो मिसाइल गई। पर इस तरह के ऑपरेशंस लगातार पिछले 6 महीने 8 महीने से हुए, पर हमेशा क्या होता था कि ईरान की जो IRGC जो है उसको पता पड़ जाता था और वो कभी वर्क किया नहीं। इस बार बिकॉज ऑफ AI प्रॉब्ली इट वाज सो रियल टाइम और प्रिसाइज कि वो पता होने के बावजूद वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँच ही नहीं पाई, या वहाँ के सेल टावर काम नहीं किए और वो अटैक हो गया और वहाँ से मूव नहीं कर पाए। अभी हाल ही में इंडिया में कल की खबर है कि जो चाइनीज़ CCTV फुटेज कैमरेज हैं वो बैन किए गए। क्यों? क्योंकि लगातार हमारे यहाँ ऐसे गैंग्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं। अभी गाजीपुर में, सोनीपत में ऐसे लड़के पकड़े गए जो कि CCTV इंस्टॉल करते थे ताकि वो फुटेज पाकिस्तान रीडायरेक्ट की जा सके, ओके, और इसमें सारे चाइनीज़ कैमरे इस्तेमाल हो रहे थे। चाइनीज पाकिस्तान का अब नेक्सस ये होता है क्या है, जैसा मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि जब चाइनीज़ कैमरे, आप नॉर्मली वाईफाई कैमरे हों या नेटवर्क कैमरे हो, उसका डेटा आप यदि किसी क्लाइंट पर एक्सेस करना चाहते हो तो एक सर्वर की ज़रूरत होती है। अब वो सर्वर आप यदि फ्री सर्वर जो कि ऑफर के संग मिलता है लेना चाहते हो तो वो नॉर्मली चाइनीज़ सर्वर ही होता है। तो हर फुटेज पहले चाइना के सर्वर पर जाता है, फिर वो आप इंटरनेट के थ्रू अपने मोबाइल पर या कहीं एक्सेस करते हो। तो फिर डेटा तो चाइना को पता है ना। और ये इतना बड़ा रिस्क था जिसके बारे में मैं मेरे ख्याल से पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था आपको कि सबसे ज़्यादा बड़ी वल्नरेबिलिटी CCTV की ही है, और अभी सरकार ने बैन भी किया। ये जो फुटेज जाती थी पाकिस्तान को, पर इमेज या पर फीड का रेट था ओके, कि आपको 500 रुपये मिलेंगे और पर कैमरा इंस्टॉलेशन के इतने 1000 रुपये मिलेंगे। ये सारी चीज़ें एज ए बिजनेस ऑफरिंग चल रही थी और लगवाए जा रहे थे। तो ये तो दो गैंग है। इंडिया तो इतना बड़ा कंट्री है, बिल्कुल क्या पता हजारों लाखों कैमरे ऑलरेडी लगे हुए हैं कॉम्प्रोमाइज्ड हो सर, बिल्कुल। जो कंप्रोमाइज्ड है और डेटा जा रहा है। तो ये वो वाला एंगल है जिसको हम बोलते हैं ना कि CIA में इंटीग्रिटी दाव पे लगी हुई है आपकी, आपको पता ही नहीं है और आपके घर के अंदर मोल बैठा हुआ है, आपको पता ही नहीं है और आपकी इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही है, और ऐसे में आपकी सुरक्षा सबसे बड़ी दाव पे लग जाती है, क्योंकि कब क्या होगा यू वुड नेवर नो। तो ये अभी एक सिर्फ एक चीज़ है, पर ऐसा नहीं है कि अभी इतनी सारी डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं और हर डिवाइस में कोई ना कोई चिप ऐसी ज़रूर है जो चाइना की हो, बिल्कुल क्योंकि सेमीकंडक्टर बिजनेस अभी भी चाइना इज़ लीडिंग फॉर द चिप मैन्युफैक्चरिंग। या तो फैब्स चाइना में है या यूरोप में है या ताइवान में। इंडिया में आज भी कोई चिप मैन्युफैक्चर नहीं होती। ये एक ऐसा डोमेन है जहाँ पर रिस्क हम आसानी से कैलकुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जितने भी असेसमेंट हैं वो अपर लेयर पे हो जाते हैं। एप्लीकेशन सिक्योर है, डेटा इनक्रिप्टेड है, फर्मवेयर ठीक है, पर जैसी वो हार्डवेयर वाली बात होती है वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूपहोल हमेशा रह जाता है। और ये डिसीजन सिर्फ इंडिया ने नहीं लिया, ये पहले US ले चुका है। चाइनीज़ राउटर्स बैन किए हैं, सर, चाइनीज़ भी कैमरे बैन कर दिया है। हाँ भी बैन किए, और भी कई कंट्रीज़ ने किए, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने भी किया। डिफेंस ने तो पहले ही कर दिया था, आपको पता है चाइना के प्रोडक्ट्स डिफेंस में तो वैसे ही बैन है। पर खतरा सिर्फ डिफेंस की वजह से थोड़ी ना है, खतरा तो हम लोग की वजह से बिल्कुल आम आदमी को भी हो सकता है कि कल के दिन कोई टेररिस्ट अटैक ही प्लान करना है और दे नो सर, द हर फोन मूवमेंट ऑफ चाइनीज है, समवन, तो रिस्क है ना। हर कोई वीडियो बना के डाल रहा है, उसी फोन से ले रहा है। अरे रेड ट्रैफिक लाइट पर कैमरे लगे हुए हैं, उनको पता है कि यहाँ से कोई VIP मूवमेंट होने वाला है, तो ये तो दिख जाता है ना, वो तो ट्रैफिक रोकते हैं। सो वो इतना सेंसिटिव डेटा है ये कि जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सो द गवर्नमेंट हैज़ टेकन ए कॉल नाउ एंड आई एम श्योर कि जो लोग भी इस तरह के कैमरे लगवा रहे हैं वो इस चीज़ को सीरियसली लेंगे। अभी मुझे बहुत सारे कॉल आए बड़े बड़े लोगों के, सर हमारे यहाँ TP लिंक का कैमरा लगा है, Hikvision का कैमरा लगा है, क्या करें? इनका हटाइए, रिस्क है, क्योंकि जो चीज़ आपकी सुरक्षा के लिए खतरा खड़ा कर सकती है उसको मैं इग्नोर नहीं करने दे सकता। ठीक है सर, आज अपनी पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं।
एंड हमने सीसीटीवी डिस्कस किया और किस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी चलती है वो बात की। एंड आई होप नेक्स्ट पॉडकास्ट में जल्दी मिलेंगे आपसे, एंड व्यूअर्स भी हमारे चाहेंगे कि हम किसी और नए टॉपिक के साथ मिले। और अगर आपके पास व्यूअर्स के कोई टॉपिक हो तो प्लीज़ डू सजेस्ट कि हम किस पे बात करें, एल्स हमें सर तो हमारे पास है ही, हम कोई नया इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए फिर से निकाल लाएंगे। लेंगे कोई टॉपिक। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अयाज भाई, थैंक यू सो मच टू अवर व्यूअर्स लगातार देखने के लिए। और चूंकि आप देख रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसी वजह से हम बना भी पा रहे हैं। और टॉपिक्स सजेस्ट कीजिए, और यदि कोई इनपुट है तो प्लीज़ बताइए, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कीप वॉचिंग।